Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Praxi Vidyapeeth. My name is Shailesh Shukla. My lecture is for the class earth. ये मेरा लेक्चर जो है वो क्लास एर्थ के लिए और वी विल डिस्कस अबाउट द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी पावर इन इंडिया। और हम लोग आज बात करेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कंपनी पावर इंडिया। कंपनी से मतलब जब भी मैं कंपनी बोलता हूँ तो उसका मतलब होता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट कंपनियाँ जो एक ट्रेडिंग कंपनी थी, इंडिया में व्यापार करने के लिए आई थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली हाउ दे बिकम आवर रूलर्स, और धीरे धीरे कैसे वो हमारे रूलर बन गए, हमारे शासक बन गए। तो पहले हम लोग थोड़े से बात करते हैं थोड़ा पास्ट चल करके कि कैसे जो है बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। थोड़ा सा हम बात करेंगे कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की शुरुआत कैसे हुई। आई थी तो यह व्यापार करने के लिए, लेकिन इससे शासन की शुरुआत कैसे हुई, किस सन में हुई और कब तक। तो कंपनी का शासन, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द कंपनी शासन एंड द रूलिंग ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो थोड़ा सा डिफरेंस है कि कंपनी के शासन में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन में। तो पहले हम बात करते हैं बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जो ब्रिटिश रूल मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन की जो शुरुआत होती है वो शुरुआत होती है 1757 में, आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 में हुआ था। द बैटल वाज हेल्ड बिटवीन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, आर्मी ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड सिराजुद्दौला जो हुआ द नवाब ऑफ बंगाल। उस समय बंगाल का नवाब था। इन दोनों के बीच हुआ था। प्लासी एक जगह है और प्लासी नाम इसका इसलिए पड़ा कि जिस जगह पे लड़ाई हुई थी वहाँ पर पलास, एक बहुत खूबसूरत पौधा पेड़ होता है जिसके बहुत खूबसूरत फूल होते हैं, तो वहाँ पर जो है पलास के पेड़ों की संख्या बहुत अधिक थी और इसी के नाते इसका नाम पड़ गया प्लासी। तो ये सिराजुद्दौला के और ब्रिटिश आर्मी के बीच में लड़ाई हुई थी प्लासी नामक जगह पर, जिसे कि बैटल ऑफ प्लासी के नाम से जाना जाता है। इट वाज हेल्ड ऑन 23 जून 1757। ये 23 जून 1757 में हुआ था। सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। सिराजुद्दौला हार गया। उसकी जगह पर मीर जाफर को वहाँ का नवाब बनाया गया। लेकिन कंपनी के शासन की जो शुरुआत होती है वो यहीं से हो जाती है, क्योंकि मीर जाफर जो था, मीर जाफर वाज ए पपट इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश। वह ब्रिटिश के हाथों की एक कठपुतली था और उसी के इशारों पर या उसी के वह जो भी बोलते थे, जो भी कहते थे, वही वो काम करता था। तो एक तरह से इनके शासन की जो शुरुआत होती है वो 23 जून 1757 से होती है और इंड इसका होता है जो मतलब कंपनी के शासन का। कंपनी के शासन का जो इंड होता है वो 1857 में होता है। 1857 में कंपनी के शासन का एंड हो जाता है। कंपनी जो बैटल ऑफ प्लासी से जो स्टार्ट किया था, जो अपने शासन की शुरुआत की थी, वहाँ से उसके बाद से यहाँ के क्षेत्रों पर धीरे धीरे करके कब्जा करना, यहाँ के राजाओं जो किंग्स थे उस समय, किंग या क्वीन जो भी थे, उन लोगों को हरा करके इसने भारत के एक बड़े भूभाग पर ऑन द मेजर पार्ट ऑफ इंडिया दे एस्टेब्लिश्ड देयर रूल। एक बड़े पार्ट पर उन लोगों ने भारत के अधिकार कर लिया और शासन करने लगे। और ये एक्सपेंशन ऑफ एम्पायर वाज कंप्लीटेड विद द एनेक्सेशन ऑफ द अवध। जो इन लोगों ने अपने टेरिटोरियल एक्सपेंशन की शुरुआत की थी, जो इन्होंने क्षेत्रों को जीतने की शुरुआत की थी, और वह कंप्लीट कर लिया गया 1848-1856 में आफ्टर द एनेक्सेशन ऑफ अवध बाई लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी उस समय गवर्नर था और उसने अवध का विलय करके कंपनी के का जो एक्सपेंशन प्लान था, जो एक्सपेंशन प्रोसेस था, उसको इसने कंप्लीट कर लिया। और अब नाउ दे बिकम द रूलर ऑफ मेजर पार्ट ऑफ इंडिया। अब वो इस समय भारत के एक बड़े क्षेत्र के शासक हो गए, शासन करने लगे। तो चूंकि हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि बिगिनिंग एंड एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसलिए अभी हम इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी इसे शॉर्ट में हम बताएंगे और फिर जो आगे जो सब लेसन है जिसको फिर हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, उसमें डिटेल में इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो लॉर्ड डलहौजी के एनेक्सेशन, अवध के एनेक्सेशन के बाद, एनेक्सेशन मतलब विलय कर लेना या हड़प लेना के बाद से
ये प्रोसेस जो एक्सपेंशन का प्रोसेस था वो कंप्लीट कर लिया गया। और 1947 में ऑन द 15 अगस्त 1947 इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और 1947 में इंडिया को ब्रिटिश शासन से मुक्ति मिली। देश जो हमारा भारत है, इट गॉट इंडिपेंडेंस ऑन द 14 अगस्त 1947। इसे 14 अगस्त 1947 में अंग्रेजों ने इसे स्वतंत्र घोषित कर दिया था। इंडिया को जो स्वतंत्रता मिली वो 15 अगस्त 1947 को मिली। लेकिन दुखद यह रहा, इंडिपेंडेंस तो हमको मिला, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में उभरे, हमारे जो मौलिक अधिकार थे वो हमें मिले, जो ह्यूमन राइट्स थी वह हमें मिले। लेकिन दुख की बात ये थी कि इंडिया वाज बाइफरकेटेड, इंडिया का विभाजन हो गया एंड 2 इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज्ड, और 2 इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं वो अस्तित्व में आई, एक पाकिस्तान और दूसरा भारत। तो पाकिस्तान को जो इंडिपेंडेंस मिला, जो आज़ादी मिली, वो 14 अगस्त 1947 को मिली, और इंडिया को 15 अगस्त 1947 को मिली। विभाजन क्यों हुआ? विभाजन इसलिए हुआ कि एक तो इट वाज रिस्पॉन्सिबल, नहीं मतलब कि विभाजन क्यों हुआ, उसका एक बड़ा कारण था कि जो ब्रिटिश की पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल की, वह उसी पॉलिसी के कारण भारत का विभाजन भी हुआ। क्योंकि इन लोगों ने डिवाइड एंड रूल, इससे कहा जाता है, इसको हिंदी में कहा जाता है बांटो और राज करो। तो बांटो और राज करो की नीति के कारण इन लोगों ने मुसलमानों को, यहाँ के जो मुस्लिम थे उनको इन लोगों ने ज़्यादा प्रेफरेंस देना शुरू किया, और मुस्लिमों के मन में ये बात पैदा की जाने लगी कि अगर भारत स्वतंत्र होता है तो उसमें हिंदुओं का आधिपत्य होगा, और आप लोग जो है एक तरह से एक सेकेंडरी सिटीजन के रूप में होंगे। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। मुस्लिम लीग की स्थापना से ही जो 1940 में मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पारित किया था कि हमें पाकिस्तान चाहिए, कि मतलब देश का विभाजन हो और हमें पाकिस्तान मिले, इस देश का नाम होगा पाकिस्तान। हालांकि कांग्रेस के नेता नहीं चाहते थे कि देश का विभाजन हो, लोगों ने प्रयास भी किया, लेकिन जो बाद में इसके मेन लीडर उभर के आए वो थे मोहम्मद अली जिन्ना। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने जो थ्योरी दी उसे कहा जाता है 2 नेशन थ्योरी। 2 नेशन थ्योरी का मतलब कि द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर सेपरेट। मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हिंदुओं का इंटरेस्ट और मुस्लिमों का इंटरेस्ट दोनों अलग अलग हैं, दोनों 2 वर्ग हैं, 2 धर्म के लोग हैं, इससे दोनों के जो हित हैं, दोनों के जो इंटरेस्ट हैं वो अलग अलग हैं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने भी यहाँ के मुस्लिमों को ये भड़काया कि अगर आप भारत में रहते हैं, अगर भारत का विभाजन नहीं होता है, अगर हम पाकिस्तान नहीं पाते हैं, तो हम लोग एक हिंदू डोमिनेटेड कंट्री में रहेंगे। तो इससे बहुत सारे लोग इस बातों में आ भी गए, और आगे चल करके देश का विभाजन हो गया। तो वो कहते थे, मोहम्मद अली जिन्ना ये कहते थे कि हिंदू और मुस्लिम, और इस तरह से 2 नेशन थ्योरी दी गई। ये धर्म के आधार पर एक तरह से दी गई कि दोनों लोग, क्योंकि 2 धर्म के लोग हैं और दोनों के हित जो हैं वो अलग अलग हैं, इसलिए हमें एक अलग देश चाहिए। और अंत में मोहम्मद अली जिन्ना नहीं माने और देश का विभाजन हो गया। तो 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया। तो ये बहुत दुखद रहा कि जो है हम जो एक यूनाइटेड कंट्री के रूप में थे, जो हम एक देश के रूप में थे, अब हमसे 2 देश बने। फिर बाद में मतलब पाकिस्तान जो है उसका भी बंटवारा हो गया और एक अलग बांग्लादेश के नाम से एक अलग देश बन गया। तो खैर ये तो एक डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पर हम लोग अभी अपने देश की बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो भारत में जो ब्रिटिश रूल की शुरुआत हुई वो किसके द्वारा शुरू हुई, कहाँ से यहाँ पर उन लोगों ने ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। खैर इसको हम आगे डिटेल में बात करेंगे इस पर। फिर इसके बाद वह लोग जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट से परमिशन मिला उन लोगों को, वो लोग यहाँ आकर के व्यापार करना शुरू किए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जब बात करें तो डिटेल्स के बारे में बात करेंगे। उसमें एक क्लर्क के रूप में एक इंग्लिश मैन था जो काम करता था, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव, लेकिन हालांकि वो था बहुत छोटी पोस्ट पर क्लर्क के रूप में था, लेकिन बहुत तेज था, बहुत इफिशियंट और गुड एडमिनिस्ट्रेटर था वो। लॉर्ड क्लाइव के ही नेतृत्व में सिराजुद्दौला की और ब्रिटिश आर्मी की लड़ाई हुई। इसमें लॉर्ड क्लाइव का इम्पॉर्टेंट रोल था। और
प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को थ्रू द डिप्लोमेसी, नॉट बाई पावर, पावर के द्वारा नहीं, डिप्लोमेसी के द्वारा, क्योंकि लॉर्ड क्लाइव एक बहुत बड़ा डिप्लोमेट भी था और सिराजुद्दौला को उसने अपनी कूटनीति से हरा दिया, अपनी डिप्लोमेसी से उसने हरा दिया सिराजुद्दौला को। नहीं, सिराजुद्दौला की आर्मी स्ट्रांग थी इन कंपेरिजन टू द ब्रिटिश आर्मी, क्योंकि उस समय ब्रिटिश के पास उतनी सेना नहीं थी, लेकिन ये लोग जो है हार गए, क्योंकि मीर जाफर जो उसका एक मेन गवर्नर था वो फूट गया था, वो ब्रिटिश से फूट गया था और उसने सिराजुद्दौला का साथ नहीं दिया। एक बहुत बड़ी आर्मी जो है सिराजुद्दौला के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं आई, मैदान में नहीं आई और सिराजुद्दौला हार गया। तो यहाँ से लॉर्ड क्लाइव इज रिगार्डेड एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। लॉर्ड क्लाइव को ये सम्मान दिया जाता है कि उसने, ये माना जाता है कि उसने ही ब्रिटिश रूल की शुरुआत की इंडिया में। ही वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इंडिया। और यहाँ से जो एक छोटी सी शुरुआत हुई थी, जो एक टेरिटोरियल एनेक्सेशन था, इससे जो शुरुआत हुई, जो इसने शुरुआत की इंटरफेरेंस इन द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कंट्री, जो इसने शुरुआत की कि यहाँ के राजनीतिक मामलों में दखल देना, हस्तक्षेप करना, वही आगे चल करके एक बहुत बड़े ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना हुई। तो इस तरह से लॉर्ड क्लाइव ने जो है भारत में ब्रिटिश शासन की शुरुआत की। लॉर्ड क्लाइव जो कि 1723 से लेकर 1774 तक उसका वो है, तो वो बंगाल का बाद में 1757 में उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। यू कैन सी हियर, आप यहाँ से देख सकते हैं कि गवर्नर ऑफ बंगाल 1757 से लेकर 1760 तक ही वाज द गवर्नर ऑफ बंगाल, उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। उसकी इफिशियंसी के कारण, उसके एबल एडमिनिस्ट्रेटर के नाते, उसकी जो इतनी अच्छी डिप्लोमेसी थी उसके नाते उसे बंगाल का गवर्नर बना दिया गया। तो 1757 में से लेकर के 1760 तक वह बंगाल का गवर्नर रहा और फिर अगेन ही वाज द गवर्नर फ्रॉम द 1767 टू 1777 तक वो यहाँ का गवर्नर रहा। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं, अच्छा एक बात इसमें और भी है कि हाँ, फिर भारत स्वतंत्र हुआ। ये एनेक्सेशन और ये एक के बाद एक क्षेत्रों को जीतने के बाद करीब 600 स्टेट्स थे, किंग्स थे, जिनको एक के बाद जो ब्रिटिश आर्मी थी वो हराती चली गई और ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी, पहले तो कंपनी और फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट, इन पूरे स्टेट्स पर शासन करने लगी थी। जो अंतिम गवर्नर जनरल थे इंडिया के वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। और उसी के बाद से 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो लॉर्ड माउंटबेटन उस समय यहाँ के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। लेकिन इसके बाद फिर से माउंटबेटन ने कहा कि मतलब अब ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट से कहा कि अब मुझे छुट्टी दीजिए, मैं जाना चाहता हूँ और अब आप अपना जो है नया गवर्नर नियुक्त कीजिए। उसी समय फिर से राजगोपालाचारी जी को नया गवर्नर जनरल बनाया गया। उसके बाद फिर आगे प्रोसेस हुआ, फिर उसके बाद राष्ट्रपति पद को क्रिएट किया गया, फिर राष्ट्रपति का इलेक्शन किया गया। मतलब वो तो खैर अलग चीज़ है, वो सब हम लोग बाद में बात करेंगे। इट वॉज ए पार्ट ऑफ सिविक्स। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि फिर जो है उसे बंगाल का गवर्नर बनाया गया। लॉर्ड माउंटबेटन जो था वो अंतिम यहाँ का गवर्नर जनरल था। अब हम बात करेंगे फ्रॉम ट्रेड टू रूलर। यहाँ से हम फिर बात करेंगे फ्रॉम ट्रेड टू रूलर। स्टूडेंट्स, अब हम लोग बात करेंगे कि फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, कैसे वह एक ट्रेडिंग कंपनी थी जो भारत में व्यापार करने ही केम टू इंडिया विद बिजनेस पर्पज, और हाउ दे बिकम आवर रूलर। तो पहले हम ये बात करेंगे कि फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर, कब से कब तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर शासन रहा। देयर इज ए टू डिफरेंट थिंग्स। वन कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर और दूसरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का पावर, दोनों में डिफरेंस है। तो जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का 1757 से, वह 1857 तक रहा। मतलब ये कि जैसे मैंने लिख दिया है BEIC, तो इसका मतलब है शॉर्ट में लिख दिया हूँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था वो 1757 से लेकर के 1857 तक था। ब्रिटिश टेरिटोरियल जो एक्सपेंशन था, जो इसकी शुरुआत हुई, वो शुरुआत पहले पोर्ट सिटीज से हुई। जैसे कि पोर्ट सिटीज से, जिनमें कि मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, इस सब से इनकी शुरुआत हुई थी। 1857 में भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ। इट इज़ नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हिस्ट्री, जिसे कि 1857 के विद्रोह के नाम से जाना जाता है।
ये बहुत सारे इतिहासकार हैं, कोई इसको सैनिक विद्रोह कहता है, कोई कहता कि नहीं ये पॉपुलर अपराइजिंग था, एक विद्रोह था अंग्रेज़ों के खिलाफ, कोई कहता है कि ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो डिफरेंट हिस्टोरियंस हैड टर्म्ड इट डिफरेंट नेम्स, मतलब कई अलग अलग नामों से लोगों ने इसे कहा। जो ब्रिटिश इतिहासकार हैं उन्होंने कहा कि नहीं ये एक सिर्फ सैनिक विद्रोह था। जो इंडियन हिस्टोरियंस हैं उनमें से कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये सैनिक विद्रोह नहीं था, बल्कि ये था फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वो लोग कहते हैं कि इट वाज ए फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, में भारत का ये पहला स्वतंत्रता संग्राम था, ये सैनिक विद्रोह नहीं था। बिकॉज मेनी पीपल्स हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवोल्ट, नॉट ओनली सोल्जर्स, कोई सोल्जर्स से नहीं पार्टिसिपेट किए थे बल्कि इसमें आम लोग भी पार्टिसिपेट किए थे, इसलिए इसे फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जा सकता है। लेकिन ब्रिटिश जो इतिहासकार वो कहते हैं कि नहीं ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं था, ये एक सैनिक विद्रोह था जो कि मेरठ से शुरू हुआ था, छावनी से शुरू हुआ था और फिर पूरे देश, मतलब पूरे देश में नहीं, नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया तक जो है सीमित था। तो 1857 में जो विद्रोह हुआ उस विद्रोह को बहुत ही ब्रूटल वे में क्रश कर दिया गया, दबा दिया गया, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत क्रूअल तरीके से जो है इंडियंस के साथ बिहेव किया गया। इसके बाद और इससे ब्रिटिश सरकार की जो है बहुत बदनामी हुई, विदेशों में इससे बहुत बदनामी हुई। दूसरी चीज़, जो ब्रिटिश थे वो लूट खसोट की प्रक्रिया यहाँ पर जारी रखे हुए थे। आए थे तो व्यापार करने के लिए और ये कहा के आए थे कि ईमानदारी के साथ व्यापार करेंगे, लेकिन उन लोगों ने यहाँ पर बहुत अधिक करप्शन फैलाया, जिसके कारण कि यहाँ के जो उद्योग धंधे थे, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, जो यहाँ की लोकल इंडस्ट्री थी, वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई। और हम लोग जो थे इंडियन पीपल पूरी तरह से हर छोटी छोटी चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी ज़रूरत के लिए ब्रिटिश पर डिपेंड हो गई। यहाँ की जो लोकल इंडस्ट्रियाँ थी वो पूरी तरह से थ्रू ए स्ट्रेटजी, एक रणनीति की तरह यहाँ की पूरी इंडस्ट्रियों को ख़त्म कर दिया गया। क्योंकि जब इनका शासन हो गया था, इनका शासन होने के बाद ये जो कहते थे उसे करना होता था। तो इस तरह से इन लोगों ने जो देश एक सोने की चिड़िया के नाम से जानी जाती थी, और सोने की चिड़िया इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पर जो है लोगों के पास धन बहुत था। धन का बहुत बड़ा कारण ये था कि यहाँ से व्यापार जो है दूर दूर तक, जैसे यहाँ तक कि ग्रीस तक का व्यापार होता था एंशिएंट पीरियड से लेकर के अरब के जो लोग थे, अरेबियन कंट्री जो थी वहाँ पर व्यापार होता। तो इससे यहाँ के बिजनेसमैनों के पास या लोगों के पास पैसा बहुत था, तो इसीलिए इसे सोने की चिड़िया कहा जाता है, ड्यू टू द प्रॉस्पेरिटी ऑफ इंडियंस, इंडियन की प्रॉस्पेरिटी के कारण। तो इन लोगों ने जो है, जो यहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी उसको पूरी तरह से इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। इसमें से जैसे कपड़े वगैरह थे, मसाले थे, इन सब का व्यापार ये लोग पूरी तरह से बर्बाद कर दिए। यहाँ के जो ऑर्नामेंट्स वगैरह बनते थे उनकी विदेशों में बहुत डिमांड थी। यहाँ के जो कपड़े थे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी, जो हैंडीक्राफ्ट के कपड़े होते थे, वो यूरोपियन कंट्रीज़ में हायर सोसाइटी में बहुत अधिक उनकी डिमांड थी, क्योंकि कपड़े जो होते थे वो बड़े मुलायम होते थे, बड़े सॉफ्ट होते थे और अच्छे होते थे। तो इस तरह से इन लोगों ने भारत को जो है पूरी तरह से ब्रिटिश इकोनॉमी पर एक डिपेंड कर दिया, पूरी तरह से निर्भर कर दिया। और इस पर बहुत अच्छी व्याख्या की थी उन्होंने दादा भाई नौरोजी, आर.सी. दत्त और एम.जे. रानाडे ने। इन तीनों लोगों ने मिलकर एक बहुत अच्छी बुक भी लिखी जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के नाम से जाना जाता है, और जिसमें उन्होंने दिखाया कि किस तरह से भारत को जो है इन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फिर बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने किस तरह से पूरी तरह इसकी इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया और हमें जो है ब्रिटिश इकोनॉमी पर पूरी तरह से डिपेंड कर दिया, जिससे कि यहाँ की इकोनॉमी बर्बाद होगी, लेकिन ब्रिटिश इकोनॉमी जो है खूब प्रॉस्पर हुई, खूब वहाँ मतलब संपन्नता आई। वहाँ से इन लोगों ने पूरी तरह से हमें डिपेंड बना दिया। तो उनकी जो है इकोनॉमी, वो उसका ग्रोथ काफ़ी ग्रोथ उनका हुआ, लेकिन हमारा जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया। तो इन तीनों लोगों ने जो मतलब बहुत अच्छे लीडर भी थे और बहुत ही बड़े स्कॉलर थे, तो इन लोगों ने जो है बहुत अच्छे वे में, बहुत ही गुड वे में इन लोगों ने दिखाया है कि भारत को किस तरह से एक डिपेंडेंट इकोनॉमी बना दिया जाएगा ब्रिटिश का, किस तरह से हम लोग पूरी तरह से हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए ब्रिटिश पर डिपेंड हो गए, किस तरह से हमारे यहाँ बेरोजगारी फैल गई, किस तरह से यहाँ के उद्योग धंधों को, जो इंडस्ट्री, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी, उसे किस तरह से बर्बाद कर दिया गया। ये पूरा उन्होंने जो है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी में बताया है। तो हम बात कर रहे थे कि इनका जो एक्सपेंशन शुरू हुआ तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, तो वो जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 में, इससे ब्रिटिश सरकार की बहुत बदनामी हुई। और चूँकि ये लोग बहुत करप्ट यहाँ पे बिजनेस कर रहे थे, यहाँ के लोगों को के साथ बहुत क्रूअल वे में जो है पेश आते थे, उनके साथ बिहेव करते थे, तो इससे इनकी बहुत बदनामी हो रही थी।
और इससे ब्रिटिश सरकार जो है अब जो है यहाँ की शासन सत्ता अब अपने हाथों में लेना चाहती थी। लेकिन और फिर 1857 में भारत का जो शासन था वह ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गया, या जिसे कहते हैं कि ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया, क्योंकि ब्रिटिश में ये था कि वहाँ पे जो हेड ऑफ स्टेट था वो उस समय जो ब्रिटेन के राजा होते थे या महारानी, वही वहाँ के हेड ऑफ स्टेट होती थी। तो ये हेरिडेटरी वहाँ पे है, ये वंशानुगत है वहाँ पर हेड ऑफ स्टेट। हालांकि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट हो वो प्राइम मिनिस्टर होता है। हेड ऑफ स्टेट जो होती हैं जैसे जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट हैं जो कि हमारे हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो इसी तरह से वहाँ पर जो हेड ऑफ स्टेट हैं ब्रिटेन में, वो वहाँ की प्रेजेंट समय में तो मतलब महारानी है, लेकिन उस समय महाराजा थे, किंग थे। तो वो जो है वहाँ के हेड ऑफ स्टेट थे, और जो वो थे हेड ऑफ गवर्नमेंट वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ के थे। तो इस तरह से जो यहाँ की शासन थी वह जो है हैंडओवर हो गया अब, या ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। अब यहाँ के शासन को ब्रिटिश सरकार देखने लगी, और शासन की जो बागडोर थी या शासन करने का जो अधिकार था वो ब्रिटिश से ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लिया गया। अब वो केवल एक बिजनेसमैन बन के रह गए, केवल यहाँ पर वो बिजनेस व्यापार करते थे। लेकिन इसके पहले कि 1757 से लेकर के 1857 तक जो कि कंपनी के शासन का, कंपनी से मतलब मैं जब भी कंपनी की बात करता हूं तो मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो शासन कर रही थी वह भी ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश सरकार की गाइडेंस में ही करती थी। लेकिन यह है कि वो सरकार का कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस इसमें नहीं होता था। लेकिन 1857 से अब पूरी तरह से भारत का जो शासन था वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से हट करके अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधीन हो गया। अब यहाँ पर जो अधिकारी, जो कर्मचारी, जो गवर्नर जनरल अब नियुक्त होता था वो अब पार्लियामेंट के द्वारा होता था। और जब फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वारेन हेस्टिंग था। अच्छा, तो इतना हम लोगों ने बात की कि ब्रिटिश जो है वह ट्रेडर से रूलर कैसे बन गए, और जो उनकी टेरिटोरियल जो है रूल जो स्टार्ट हुआ, टेरिटोरियल एक्सेशन जो स्टार्ट हुआ वो पहले पोर्ट सिटी से स्टार्ट हुआ। इससे पहले उन लोगों ने मद्रास पर अपना कब्जा बना लिया, कलकत्ता पे बना लिया, बॉम्बे पे बना लिया। इस तरह से वह लोग टेरिटोरियल एक्सेशन करते गए। फिर हम बात करते हैं कि आखिर ये लोग इस तरह से सफल कैसे होते गए। तो हम बात करते हैं इंड ऑफ मुगल रूल की। 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। उसके बाद से द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर स्टार्टेड। औरंगजेब की डेथ के बाद जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो ब्रिटिश साम्राज्य था, उसका अब धीरे धीरे पतन होने लगा था। वह अब डिसइंटीग्रेट होने लगा था, अब वह टूटने लगा था। उसके बाद करीब 11 रूलर्स आए 1857 तक, करीब 11 रूलर आए, लेकिन वो सब के सब वीक थे। कोई एफिशिएंट नहीं था, कोई एफिशिएंट और एबल एडमिनिस्ट्रेटर नहीं था, कोई अच्छा वॉरियर नहीं था। इसके बाद से जो शासक आए दे वर वीक, एंड फ्रॉम हियर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर स्टार्टेड। और यहाँ से मुगल एम्पायर के पतन की शुरुआत हो जाती है। जो लास्ट मुगल गवर्नर था, जो लास्ट मुगल एम्पायर थे वो थे बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को भी 1857 में उन्हें यहाँ से निर्वासित कर दिया गया। और उस समय अंग्रेज जो है वह बर्मा पे भी शासन करते थे, जिसे म्यांमार के नाम से आज जाना जाता है, वहाँ पे भी उनका शासन चलता था। तो बहादुर शाह जफर को उन लोगों ने बर्मा भेज दिया और उन्हें पेंशन दे दी। तो इस तरह से जो कंपनी का शासन था वो 1857 तक चला, उसके बाद उनके हाथ में चला गया। अब मुगल एम्पायर जो था वह धीरे धीरे करके उसका पतन हो रहा था। और जब मुगल एम्पायर वीक होने लगे तो कई इंडिपेंडेंट स्टेट भी अस्तित्व में आए, क्योंकि अब जब शासक वीक हो गया, मुगल एम्पायर वीक हो गया, तो नए नए स्टेट जो उस समय लोकल गवर्नर थे उन लोगों ने एक एक करके अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। और अब मुगल एम्पायर के पास इतनी ताकत नहीं थी, इतना पावर नहीं था कि वो उस विद्रोह को दबा सके, या जिन लोगों ने स्टेट जो है इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है उसे वह रोक सकें या क्रश कर सकें। तो अच्छा, बहादुर शाह जफर जो लास्ट मुगल एम्पायर था उसे क्यों भेज दिया गया? 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, जो विद्रोह हुआ, उसमें बहादुर शाह जफर ने भी साथ दिया था। उनकी भी जो ब्रिटिश आर्मी थी उससे उनकी लड़ाई हुई थी, उन्होंने विद्रोह में भाग लिया था।
वो भी एक सपना देख रहे थे कि फिर से हो सकता है मुगल साम्राज्य स्थापित हो गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बहादुर शाह जफर हार गए। बहादुर शाह जफर को मारा तो नहीं गया, लेकिन उन्हें कैद कर लिया गया, ही वाज इम्प्रिजन्ड एंड सेंट टू रंगून, और उन्हें उस समय बर्मा की राजधानी रंगून भेज दिया गया, जहाँ पर कि उन्हें पेंशन दी जाती थी और वो वहीं पर रहे और वहीं पर उन्हें उनकी डेथ भी हो गई, की डेथ हो गई। और कई इंडिपेंडेंट स्टेट जो है 1707 के बाद इमर्ज हुए, जिसमें से कि था हैदराबाद। 1724 में हैदराबाद की स्थापना हुई, जिसको कि निजामुल मुल्क आसफ जाही ने की। मैसूर की स्थापना एज ए इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में 1761 में हुई, जिससे कि हैदर अली ने किया। इस तरह से कई इंडिपेंडेंट स्टेट इमर्ज हुए। और मीनिंग ऑफ कंपनी पावर, तो मीनिंग ऑफ कंपनी पावर का मतलब यह है कि कंपनी का शासन कब से कब तक रहा। तो कंपनी का शासन 1757 से लेकर के 1857 तक रहा। अब इसके बाद नाउ टाइम इज गोइंग टू ओवर, टाइम अब ख़त्म हो रहा है, तो हम लोग इसके आगे फिर हम लोग बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ मर्केंटिलिज्म की, और कौन से यूरोपियन ट्रेडर्स यहाँ पर आए, व्यापार किए, और कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबको हरा करके सबको इंडिया से बाहर कर दिया और यहाँ पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया, और बाद में ट्रेडर से फिर हमारे शासक बन गए। तो इट विल बी डिस्कस इन माई नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल, थैंक्स।